अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर से। हमने याद होगा आपको डियर स्टूडेंट्स कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज। उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, बस यही लास्ट टॉपिक एक रह रहा है। इस लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर मतलब को जो गैर तरतीबी है, मतलब किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर गैर तरतीबी आ जाए, वो जो काम कर रहा था अब वो करना छोड़ दे, तो हम उसको कहेंगे कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। कौन सा है? ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस के लिए याद रखिए, ये ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन कैसे है बेटा? एक चीज याद रखिए, जिस भी डिजीज के स्लाइड लास्ट में टीआईएस टिस का वर्ड यूज हो तो याद रखिए वो हमेशा रिफर कर रहा है किसकी तरफ कि वो क्या है? वो डिसऑर्डर या डिजीज एक इन्फ्लामेशन है। क्या है? इन्फ्लामेशन। सो ब्रोंकाइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होते हैं आपको पता होगा कि ये जो लंग्स के अंदर जो इंटर होते हैं, लंग्स के अंदर सपोज करें कि ये लंग्स है और इन लंग्स के अंदर जो इंटर हो रहे हैं ये ब्रोंकाई है और उसके बाद निकलने वाले ब्रोंक्यूल्स है। ये ब्रोंक्यूल्स है। ओके, ये ब्रोंक्यूल्स है। सो जो सबसे पहले जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया जब इंटर होता है लंग्स के अंदर तो फर्स्ट डिवीजन ब्रोंकाई कहलाती है। ये जो फर्स्ट डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन इसकी ब्रोंकाई है। और उसके बाद यहाँ पर जो अंदर और ज्यादा डिवीजन होंगे उसे कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। सो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। चलिए मैं सही तरह से लिख देता हूँ। ये क्या है? ये है ब्रोंकाई। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ओके, अंदर की डिवीजन है। और उसके बाद यहाँ पर मौजूद है एल्विलाई, जिन्हें एयर सेक्स भी कहते हैं, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमन के, जिनकी जो मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल साइज या सरफेस एरिया देखिए तो ह्यूमन बॉडी से वो कितने टाइम्स ग्रेटर है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि एक एल्विलाई जो है ह्यूमन बॉडी के साइज से कितना बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया। तो ब्रोंकाइटिस पे ऊपर आ जाते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है बेटा? ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेशन है। किसकी इन्फ्लामेशन है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब इन्फ्लामेशन आती है बेटा, सपोज करें अगर ये ल्यूमन है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई अंदर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ब्रोंकाई है। सपोज करें ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक ट्यूब बनाया, ये ब्रोंकाई का ट्यूब है। अब क्या है, ये थोड़ा वाइड है। जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सपोज करें ये इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गई, ये इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गई, ये इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गई। अब देखिए इसका जो ल्यूमेन था, इसके अंदर जो स्पेस था वो क्या हो गया? वो नैरो हो गया। स्पेस क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। तो ये जो ब्रोंकाई है ये इन्फ्लामेशन, जैसे ही इन्फ्लामेशन होगी इसके ऊपर की तरफ ये इन्फ्लामेशन होगा, जैसे ही ये इन्फ्लामेशन होगी तो अंदर की तरफ क्या होगा? नैरो होता जाएगा। जो ल्यूमन है वो नैरो होता जाएगा। और इसी इन्फ्लामेशन या अगर ब्रोंकाई या ये कंडीशन ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर बनती है तो हम उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ओके, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स ओके, ये ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल करते हैं जो इसकी वजह से ये डायलेट करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ल्यूमन को। अच्छा, ये कैसे होता है? काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड केमिकल इरिटेंट्स लाइक स्मोक। ओके ओके, पॉल्यूटेंट्स, जितने भी केमिकल इरिटेंट्स या पॉल्यूटेंट्स हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, लाइक स्मोक, ओके, डस्ट वगैरह जो भी है। सो ज़्यादातर ये होता है वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से। ब्रोंकाइटिस कभी भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से आती है। अच्छा, इसके अलावा इसके दो टाइप्स हैं, फिर स्टेजेस दो हैं। एक होता है अक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस बेटा एक ऐसा ब्रोंकाइटिस मतलब
ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन है ना लंग्स की, तो इसके दो डिवीजन है, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स। मतलब ये जब भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा या बॉडी के अंदर एक्यूट कंडीशन जब बन जाती है ब्रोंकाइटिस की, तो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के अंदर ठीक हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कम से कम 3 मंथ्स या 2 ईयर्स तक का टाइम लगता है, और ये ज़्यादातर एज्ड पर्सनस के अंदर होता है, लाइक 45 ईयर्स एज के अंदर ये ज़्यादातर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपीयर होगा। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रोंको डायलेटर्स। मैं राइट कर देता हूँ, क्या यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट में? ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ करते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। और भी मेडिकेशन है। अच्छा सेकंड बेटा, सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है एम्फेसीमा, सेकंड डिसऑर्डर एम्फेसीमा। अच्छा एम्फेसीमा में क्या होता है? एम्फेसीमा मैंने आपको बताया कि ये ब्रोंकाइटिस फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज एम्फेसीमा। अब एम्फेसीमा क्या है? एम्फेसीमा क्या होता है? जो एल्विलाई है, सपोज करें ये जो हमारा एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, ओके ये एल्विलाई है, एयर सेक्स है, ये जो हमने बनाया एयर सेक्स है। अगर इनकी वॉल जो एपिथेलियल सेल से बनी हुई होंगी, ये इसकी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, इसके वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा? याद रखें कि जो कंडीशन होगी, अगर एल्विलाई वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू सम पैथोजेंस, तो हम उसे कहेंगे एम्फीसीमा। ये किसकी वजह से होता है? पैथोजेंस की वजह से होता है, पैथोजेंस, ओके पैथोजेंस ये बैक्टीरिया वायरस को ही कहते हैं। अच्छा सिम्पटम्स इसके क्या हैं? फर्स्ट सिम्पटम इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूल जाना, कम। और दूसरा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज हो जाए। इसके अलावा फटीग, वेट लॉस, कफ विथ फ्लेगम, मतलब जब भी कफ होगा तो फ्लेगम के साथ होगा। मतलब कहते हैं ना कभी कभार हमारे माउथ में भी जाला आ जाता है, तो वो जो जाला है उसे फ्लेगम कहते हैं। ओके सो फ्लेगम, कफ विथ फ्लेगम, दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ एम्फीसीमा। अच्छा जब भी इसके सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, अब ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ये ट्रीटमेंट इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में खुद ही पहुंच जाता है। क्या लिखा है? जब भी इसकी सिम्पटम्स अपीयर होते हैं तो पेशेंट लॉस 50 to 70% लंग टिश्यूज, पेशेंट के 50 to 70% लंग टिश्यूज क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। ओके और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है बहुत सारी। ओके और थर्ड डिसऑर्डर है हमारे पास निमोनिया। निमोनिया तो आप सबने सुना होगा कि निमोनिया क्या है? निमोनिया एक इन्फेक्शन है, बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन है। ओके और निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन है, किसका? लंग्स का। अच्छा याद रखिए ये जो निमोनिया है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल निमोनिया, दूसरा होता है डबल निमोनिया। अगर सिंपल निमोनिया का है, अगर इन्फेक्शन एक लंग में है, एक लंग में है तो हम उसे कहेंगे सिंपल निमोनिया। अगर दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रही है तो हम उसे कहेंगे डबल निमोनिया। ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाएगी। और ये किसकी वजह से होता है? काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, और तीसरा फंजाई की वजह से भी हो सकता है। अच्छा इसके सिम्पटम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही सेम, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जाएंगे तो हमें ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो कॉमन फैक्टर नजर आएगा। इसके अलावा कफ, फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। याद रखिए जब भी निमोनिया होता है तो स्किन कलर डस्की हो जाती है या पर्पलिश हो जाती है। क्लियर? तो निमोनिया क्या है? एक इन्फेक्शन है लंग्स का। ओके अगर एक लंग में हो तो सिंपल, दोनों में हो तो डबल निमोनिया। अच्छा ये भी मेडिकेशन से क्लियर हो जाती है। अच्छा इसके अलावा फोर्थ वन इज एस्थमा। एस्थमा तो आपको जानते हो, दमा जिसे कहते हैं, दमा की बीमारी। अच्छा ये क्या है? एक एलर्जी है, एलर्जी ऑफ लंग्स। किसकी एलर्जी है? लंग्स की एलर्जी, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ एलर्जी। ओके एलर्जी ऑफ लंग्स। और जब भी एलर्जी होती है तो ये क्या काज करती है? इन्फ्लामेशन ही काज करती है। मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके आपको होगी कि सर यहाँ पर तो अस्थमा है, यहाँ पर टेस्ट आपने बोला तो लाजमी नहीं है, टेस्ट लास्ट में अगर आ रहा है तो ये इन्फ्लामेशन ही है, ये इन्फ्लामेशन वाली डिजीज है, डिसऑर्डर है सॉरी। लेकिन एस्थमा एलर्जी जब भी होती है, कभी कभार किसी भी हम किसी भी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं, कोई भी इरिटेंट हमें हमारी सेंसिटिविटी को क्या करता है? ट्रबल करवाता है,
तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, और हमारी बॉडी के अंदर जब अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है तो डिजीज काज होती है या डिसऑर्डर काज होता है जिसको कहते हैं एस्थमा। और इसके रिस्पॉन्स में बॉडी के अंदर क्या काज होता है, इसके रिस्पॉन्स में काज होता है इन्फ्लामेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट इन्फ्लामेशन हो रही है, ओके, मैं कह रहा हूँ एलर्जी हो रही है और एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, ओके। और इसके एलर्जेंस क्या है, एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को हम एलर्जेंस कहते हैं, लाइक डस्ट, स्मोक, परफ्यूम। किसी शख्स को डस्ट से होती है, किसी को स्मोक से होती है, किसी को परफ्यूम से भी होती है। तो ये इसके एलर्जेंस है, और भी बहुत सारे आपको पता होगा, हर किसी के अपने अपने होते हैं। किसी को फूड पॉइजनिंग, जैसे कि कभी कभार कोई भी फूड अगर नज़र आ जाए तो उसको समहाउ वो फूड को देखते ही उसको एलर्जी हो जाती है, या डिफरेंट होते हैं। लाइक मर्दों को हमने सुना होगा कि मेहंदी ज़्यादातर एलर्जी होती है, अक्सर कहते हैं कि इससे एलर्जी है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली मतलब हमारे हैबिट के अंदर ये चीज़ हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाती है, तो हम खुद ब खुद इसके ऊपर सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, तब हमें ये एलर्जेंस अफेक्ट करते हैं। और अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करेंगे तो हम उसे उस डिजीज़ को, उस डिसऑर्डर को कहेंगे एस्थमा। अच्छा, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, सिम्पटम्स के अंदर जाए तो शॉर्ट सा ब्रीफ में आपको बताया था, कॉमन है व्हीजिंग साउंड। अच्छा, व्हीजिंग साउंड क्या है, खरखराश जो साउंड होता है ना, जैसे कि खरखर का जो साउंड बॉडी मतलब माउथ से प्रोड्यूस होता है खांसी के साथ, तो जो व्हीजिंग साउंड है ये खरखर के साउंड से प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा कफ, चेस्ट पेन, ये सारे क्या है, सिम्पटम्स हैं, ओके। एस्थमा के लिए भी डायलेटर यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं, एस्थमेटिक पंप्स यूज़ करते हैं, मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, लंग कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंग कैंसर। अच्छा, सबसे पहले कैंसर क्या है, देखिए कैंसर क्या है, कभी बॉडी के अंदर सबसे पहले कैंसर का जो मैंने यहाँ पर एक चीज़ राइट की है, फर्स्ट इट अपीयर एज ट्यूमर। मतलब क्या, कभी भी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, किसी भी कारण वो सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड होते जाते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड होते जाते हैं, ओके, एबनॉर्मली डिवाइड हो जाते हैं। तो जो ये मास है, इस मास को हम कहते हैं ट्यूमर। इस मास को क्या कहते हैं, ट्यूमर। अगर ट्यूमर एक जगह पर रुका है तो मैलिग्नेंट कहलाएगा, अगर ये मूव कर रहा है तो ये मेटास्टेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटास्टेसिस। मैं आपको बता दूं क्या है मेटास्टेसिस। अच्छा, ये लंग कैंसर क्या है, लंग के अंदर अगर मैंने क्या कहा था, कोई भी सेल बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगे, मतलब बॉडी की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी चलाते हुए वो बस डिवाइड होते जाएंगे और बॉडी के अंदर हैवी मास बन जाएगा जिसको हम कहेंगे ट्यूमर। लेकिन याद रखिए ये इन्फेक्टेड मास है बॉडी के अंदर जो मौजूद है। लंग कैंसर क्या है, याद रखिए अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ द लंग टिश्यूज। लंग के टिश्यूज के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो तो हम उसे क्या कहेंगे, लंग कैंसर। और ये पहले ट्यूमर की तरह अपीयर होगा। और मैंने ये भी आपको बताया था कि कैंसर अगर मूव करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे, मेटास्टेसिस, ओके। तो ये कैंसर के टाइप से कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर रुके होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, जो मूव कर रहे हैं, ये मेटास्टेसिस। अगर कैंसर एक बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे तो उसे कहेंगे मेटास्टेसिस। बेटा याद रखिए मेटास्टेसिस वर्ड पूछा भी जाता है कभी कभार। अब सिम्पटम्स क्या है, देखिए सिम्पटम्स में सबसे पहला सिम्पटम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओके। थर्ड, कफ विथ ब्लड। कफ तो होगी लेकिन कफ के साथ क्या होगा, ब्लड भी आना स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ वेट लॉस। ये तीन है। वैसे आप कहोगे कि सर कैंसर जब होता है तो सिम्टम्स तो अपीयर नहीं होते, तो बिल्कुल बेटा इतने के कैंसर के ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। अगर ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होते तो क्या होता कि हम जल्द से उसको इलाज कर उसकी ट्रीटमेंट कर लेते और क्या हो जाता है, हम क्योर कर सकते थे। बट ये ऐसी डिजीज़ है जो अक्सर मतलब बहुत सारा लॉस करने के बाद ये हमें पता चलता है, मतलब काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कैंसर है। और इवन डॉक्टर्स को भी वो डायग्नोस करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई निशानी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ये आजकल बिल्कुल पॉसिबल है, काफ़ी चीज़ों से ऐसी टेक्निक्स आ गई है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस बॉडी के अंदर कैंसर मौजूद है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट को देखें तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहली ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगर सर्जरी से ठीक नहीं हो रहा तो सेकेंड है कीमोथेरापी, ओके, हेवी डोज दिए जाते हैं। और अगर उससे भी नहीं आ रहा तो रेज दिए जाते हैं जिसको कहते हैं रेडियोथेरापी। तीन ट्रीटमेंट है, सर्जरी, कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी। अब एक चीज़ याद रखिए, एक चार्ट है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए दुनिया के अंदर टोटल एयर पॉल्यूशन की वजह से, बेटा किसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल 7 मिलियन पीपल डाई, 7 मिलियन पीपल डाई पर ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। क्लियर।
अब उस 7 इनमें से 21%, 7 मिलियन में से कितने 21% की डेथ होती है ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से। बेटा याद रखिए, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। और याद रखिए, अच्छा बेटा ये भी मैं बता दूँ आपके सहूलत के लिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको चले फाइनली बता दूँगा, हाल फिलहाल यही पढ़े तो मैं आपको बता दूँ। सो 21% किसकी वजह से होता है, निमोनिया की वजह से। 20% किसकी वजह से हुआ, स्ट्रोक की वजह से। 20% किसकी वजह से होगा, हार्ट डिजीज की वजह से। और 19% होता है सीओपीडी। अच्छा ये सीओपीडी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिस्टर्बेंस की वजह से हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है जो लंग्स और हार्ट के दरमियान में होती है। तो सीओपीडी क्या है, एक ऐसी डिजीज़ है या एक ऐसा डिज़ार्डर होगा जिसमें ज़्यादा लॉस हो जाता है इंसान को और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है सीओपीडी। इसको कहते हैं सी फॉर क्रॉनिक, याद रख लें, राइट भी कर सकते हैं। ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, पी फॉर पल्मोनरी और डी फॉर डिजीजेस या डिसऑर्डर भी कहते हैं। सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, 19% डेथ हो जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लंग कैंसर कर रहे हैं तो लंग कैंसर की वजह से कितने परसेंट की डेथ होती है, 7% जो पीपल्स डाई ड्यू टू लंग कैंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आपका जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है मैंने स्टार्ट करवाया था जो कि गैसेस एक्सचेंज है। लेकिन बेटा अब जितनी भी क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कुछ ही दिनों में। वैसे कल से करनी थी लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट होगी। कुछ ही मैं कह रहा हूँ विदिन अ वीक स्टार्ट हो जाए। और इसकी कुछ ये पेड क्लासेस होगी पर मंथ, इस पर कुछ सब्सक्रिप्शन रखी हुई होगी। सो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने चाहते हैं, चाहे वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या चाहे वो क्लास इंटर के स्टूडेंट्स हैं, इवन क्या है वो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग्स अलग होगी। और रोज़ाना एक क्लास होगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। असाइनमेंट्स होंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, आपको एक वे के साथ आप तैयारी करोगे और इंशाल्लाह आपके लिए जो आपका माइंड सेट है, आपके एम्स है या आपके माइंड में जो एम पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह आप उसको अचीव ईजिली कर लोगे। लेकिन याद रखिए नॉलेज बहुत होती है, लेकिन याद रखिए नॉलेज का हासिल करने के लिए वो तरीका सही नहीं होता हमारा। अगर वो तरीका इंसान को पता चल जाए तो बिल्कुल हर इंसान कामयाब हो सकता है। सो प्लीज़ ऑलवेज लर्निंग, हमेशा कोशिश करें, सीखते रहें और सीखने से बंदा खुद ही बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड आज हमने लेक्चर के साथ साथ इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया। तो बेटा मैंने जो आपको बताया कि इस चैप्टर से टेस्ट भी होनी है, लेकिन इससे पहले हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे। सो जो चाहते हैं कि चैप्टर्स की टेस्ट हो या आगे क्लासेस चलें, हम लें ऑनलाइन क्लासेस सीखें, सो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। रोज़ानी आप हम एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें ज़्यादातर इसमें वीडियोस शेयर भी होंगे, हमारे मेरे लेक्चर्स भी शेयर होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें। और प्लीज़ 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 एक चीज़ याद रखें कि हो सके कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो छोटा सा काम कर देना कि सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।